नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। राष्ट्रपति जी ने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिया और ये कानून कब से लागू होगा ये तय करना केंद्र सरकार का काम था। लेकिन आज इस पर भी फैसला आ गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और आज से ये कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके एगेंस्ट में जिस दिन ये बिल पास हुआ था उसी दिन कांग्रेस के एक सांसद और असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस बिल के खिलाफ याचिका दायर की थी। धीरे धीरे याचिकाएं बढ़ती गई और अब टोटल याचिकाएं 15 हो चुकी है, जबकि इसमें और याचिका डलाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। भले वो संसद में एक शब्द भी नहीं बोली हो, लेकिन कोर्ट में उसको अपना अपीयरेंस दिखाना है और इसी की वजह से ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी की तरफ से एक न एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी ही होगी। अभी इसमें अखिलेश यादव की पार्टी ने याचिका दाखिल नहीं किया था, लेकिन आज अखिलेश यादव का भी बयान आ गया कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि उनको तो लग रहा था कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पहले ही चली गई है और वो अभी तक गए नहीं, तो कहीं मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ छिटक गया तब तो अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, कैसे सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों पर बैन लगा दिया, वीज़ा पे बैन लगा दिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो बहस हुई उसमें किस तरह से इस देश के जो जाने माने अपने आप को बड़े वाले वकील कहलाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, ये नाम तो आप सभी के जहन में आराम से होगा। भले वो कोई भी केस जीते ना जीते, लेकिन इनकी अपीयरेंस इस तरह के मामले में जरूर ही होती है और आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि किस किस मामले में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और एक समय ऐसा था कि आधी रात को भी ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके अपने हिसाब से डेट लेकर हायरिंग करवा लेते थे और समय मिल जाता था। जस्टिस संजीव खन्ना के पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, उनके कार्यकाल में इस तरह की कई सारी चीज़ें देखने को मिली। खैर, ये तो बात हो गई। एक गुजरात का मामला हुआ, नेशनल हाईवे बन रहा था, वहाँ पर एक मजार थी। उस मजार को रात में कार्रवाई की गई और उसको बुलडोज कर दिया गया। तो जो लोग मुस्लिम समाज के लिए अपने आप को सबसे बड़ा पुरोधा मानते हैं, जो वकील उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कैसे इनकी फजीयत हो रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी जानना दिलचस्प होगा आपको। तो सबसे पहले बात इसी से शुरू करते हैं। सऊदी अरबिया ने
भारत समेत 14 देश के वीज़ा पर रोक लगा दी। आप जानते हैं कि सऊदी अरब, मक्का लोग जाते हैं हज के लिए, जहाँ पे भारत का कोटा 1,75,000 है। अब कई लोग इसमें ये सवाल उठाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब को कुछ क्यों नहीं बोल रहे। और आप देखिएगा कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोलेंगे कि मोदी को लगा बड़ा झटका, सऊदी अरब ने इधर दोस्ती कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि क्राउन प्रिंस यहाँ आए हुए हैं और आज ही एस जयशंकर साहब से उनकी मुलाकात हुई है। तो इस तरह की बातें तो होगी, लेकिन कारण क्या है यह भी जानना जरूरी है। सऊदी अरब ने जो 14 देशों पर बैन किया है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है उसको जानना जरूरी है। सऊदी अरबिया ने कहा है कि गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई विदेशी नागरिक उम्रा या विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आते हैं। वीज़ा खत्म होने के बाद भी वे गैर कानूनी तौर पर सऊदी में रुक जाते हैं। इसके बाद वे बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसी को रोकने के लिए सऊदी अरब ने यह फैसला लिया है। उससे क्या होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो लोग वहाँ हैं, गए दूसरे काम से वहाँ चले गए, उनका मैचअप नहीं हो पाता है कि कौन से कंट्री से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ। इससे पता चल जाता है कि यहाँ से इतने लोग आ रहे हैं और इससे पता नहीं चल पाता इस तरह से चले जाने की वजह से। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करने के वजह से अधिकारियों को श्रद्धालुओं का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी की वजह से भीड़ को नियंत्रण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें कई सारे जानें भी गई है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया है। अब इसमें जब बात कर लेते हैं वक्त बिल की, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे तो दलीलें ये दी जा रही थी कि जज साहब जल्दी सुन लीजिए, जल्दी सुन लीजिए, जल्दी सुन लीजिए। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि आप सिस्टम से आइए, उसको हम देखेंगे, उसके बाद ही इस पर फैसला देंगे, डेट हायरिंग का बताएंगे। और इन लोगों को आदत है कि बस गए और पिटीशन दाखिल किया और तारीख लेकर के उस पर हायरिंग करवा लेते थे। वो अभी बदला है, वो चीज़ नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये ऐसे होगा। साथ ही साथ जब सारे लोग गए तो कोर्ट ने सभी को देखते हुए 15 तारीख का डेट दिया है इस पे सुनवाई करने के लिए। इसके जवाब में केंद्र सरकार जो है एक केविएट दाखिल कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। केविएट क्या होता है वो भी मैं बता दूं कि कोई पक्ष कोर्ट गया हुआ है और दूसरा पक्ष अगर नहीं पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, वो अपने उसकी सुनवाई करेगी तो वो जजमेंट दे सकती है। कैबिनेट के माध्यम से ये होता है कि उसमें ये कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि आप जब तक हमको नहीं सुनते हैं, एक पक्ष को सुनकर आप फैसला नहीं कर सकते, आपको हमको भी सुनना पड़ेगा और हमको सुनने के बाद ही आप फिर कोई निर्णय करेंगे। इसी को कैविएट कहते हैं कि ये नहीं कि एक तरफ की बात सुन करके आप कुछ भी जजमेंट दे दीजिए। तो इसमें केंद्र सरकार के और से जो शामिल होंगे उनकी भी बात
रखी जाएगी और उसके बाद इस पे कोई निर्णय आएगा। अगर इसको इस तरीके से देखें कि लोग जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से ये बिल कैंसिल हो जाएगा, और कई सारे लोगों ने ये कहा कि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, ये हमारा धार्मिक मामला है, बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन इसमें जब सुनवाई होगी तो आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें और भी निकलकर सामने आएगी। अभी आप देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें 2 दिन से भारी हंगामा हो रहा है। और हंगामा क्यों हो रहा है? तो वहाँ के विधानसभा के अंदर कहा यह जा रहा है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए जम्मू कश्मीर की विधानसभा से कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो जो विधानसभा के वहाँ स्पीकर है उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये केंद्र सरकार का कानून है, हमारे रेजोल्यूशन पास करने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, आप लोग इस बात को समझिए। जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और पीपुल्स कांग्रेस के विधायकों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई और ये कहते पाए गए कि आप बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। ये तार्किक उन्होंने दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था, ये लोग अभी भी उसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो मनमर्जी हो उसके हिसाब से कर लेंगे, हम केंद्र के बनाए हुए कानून को नहीं मानेंगे। तो ये तो अब होने वाला है नहीं, क्योंकि अब वो भारत के संविधान से चलने वाला भारत का ही एक अंग है और वहाँ भी वही कानून चलेगा जो पूरे देश में लागू है। इस बात को समझना होगा। एक तस्वीर आई थी, किरण रिजिजू साहब जम्मू कश्मीर गए थे और चूंकि वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी हैं, तो उनकी एक फ़ोटो उमर अब्दुल्ला के साथ प्रोटोकॉल के तहत वो गए थे, मिले थे। उनकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे, टीवी पे वायरल हो रही थी। इसके लेकर भी पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि यहाँ पे हमारे मुल्क में हमारे खिलाफ एक कानून पास हुआ और उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू का वेलकम कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। और एक तर्क ये भी दिया गया कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल इंडियन टेरिटरी है, पहले तो राज्य था, अभी इंडियन टेरिटरी है। तो अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तो और कहाँ पर पास होगा? अब जो लोग इस बात को लेकर हो हल्ला मचाते हैं, अपने आप को मुस्लिम समाज का, फिर से बोल रहा हूं, पुरोधा समझते हैं, उनको कोई बयान देना चाहिए इस पर। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो पार्टियां खुल करके इसके समर्थन में, वो ये भी साथ ही साथ क्लियर कर दे कि हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे जितने भी दल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इसी के लिए गए हैं और इसकी कोई वजह नहीं है। तो कपिल सिब्बल को सऊदी अरब वाले मामले पे यूएन में जाके अपील करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबसे बड़े वाले हैं, इनको जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी दोनों वहाँ पहुँचते हैं और जो
मुस्लिम के सबसे बड़े हितैषी बने फिरते हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनको भी ले जाना चाहिए क्योंकि वो बैरिस्टर हैं। जा करके वहाँ बोलना चाहिए कि अरे एक तो सऊदी अरब बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, इसको तुरंत रोकिए। इन लोगों की आवाज़ इस देश में फंडामेंटल राइट्स के नाम पर सिर्फ निकलती है, बाकी तो चुपचाप ये ऐसे साइड धर लेंगे जैसे लगेगा कि क्या हो गया। और जो मजार वाली बात गुजरात में हुई उस पर भी पहुंच जाना चाहिए था सबसे पहले कपिल सिब्बल को, वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ पे स्पष्ट तौर पे जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट ने बोला कि राज्य सरकार नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के तहत इस जमीन को अधिग्रहित की है, उनके पास बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कोई आधार है तो आप बताइए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी इन्होंने कहा वो सब ठीक है, इसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो ढा दिया तो ढा दिया, ठीक किया। तो आप इसी से अंदाज लगाइए कि ऐसी देश में कितनी सारी सरकारी संपत्ति होगी जो वक्फ बोर्ड को दान स्वरूप दे दिया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर ये पूरे विपक्ष के लोग चिल्लाते फिर रहे हैं और इसमें कितने सारे परतें खुलेगी वो जब सुप्रीम कोर्ट का जब उस पर बहस होगी तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे किस तरह से इसमें परतें दर परतें खुलती है। तो यही थी खबरें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूशन डोनेट भी कर सकते हैं, डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहते हैं। QR कोड भी आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत